नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी का विधायकी शपथ ग्रहण समारोह है। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दिलाई शपथ। चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों से मिली थी जीत। केंद्र में पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर देहरादून में जनसभा। सीएम धामी ने नेताओं, कार्यकर्ताओं और योजनाओं के लाभार्थियों को किया संबोधित। कहा, डबल इंजन की सरकार कर रही है विकास कार्य। उत्तराखंड में कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र से पहले ही दिन सरकार करेगी बजट पेश। तो भाजपा और कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक। सोनिया और राहुल को ईडी के समन पर भड़की कांग्रेस। देहरादून में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कहा, बीजेपी कर रही है सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तर का कोटा समाप्त किए जाने का विरोध। उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन। कहा, कोटा खत्म होने से पहाड़ के युवाओं को उठाना पड़ेगा नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सीएम धामी को सदस्यता की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की और विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से शुरू हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सदस्यता की शपथ ली है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में माधव सेवा विश्राम सदन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री के साथ बाबा रामदेव, संत विजय कौशल महाराज, स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में विश्राम सदन के लिए दान देने वाले सहयोगियों को भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास की ओर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश में एम्स के पास 3.5 एकड़ भूमि पर 55 करोड़ की लागत से 400 बेड का माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्राम सदन में मरीजों के तीमारदारों को 50 रुपए में बेड, 150 रुपए में कमरा, 25 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। के नाम से उनके न्यास में माधव सेवा सदन का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। मेरे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही गौरव की बात है। और उस समय में जब हम पढ़ते थे तो पहली बार 1998 में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में धाराव के नाम से धाराव द्वार लखनऊ विश्वविद्यालय में उस समय की सरकार के द्वारा हमको बनवाया। तो आज की हमारे स्मरण है। और मैं इसमें जब लखनऊ गया था तो मैंने याद किया अपने स्मरण के लिए वहां पर जाके अपना एक छाया चित्र भी लिया था। आज जिस सेवा सदन का, विश्राम सदन का, इसका आज ये खबर देहरादून से है, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक गणेश जोशी, विनोद चामोली,
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जगह जगह पर लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए इसमें काम किया है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, छूटे हुए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, चाहे वो आज जनधन योजना से हम शुरुआत करते हैं, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजनाएं, किसान सम्मान निधि हो, या गरीब कल्याण किसान योजना हो, या वैक्सीनेशन का काम हो। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाहे सैनिकों का क्षेत्र हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, या काशी में भव्य काशी दिव्य काशी की स्थापना हो, या उत्तराखंड के अंदर बाबा केदार का जो प्रांगण है उसको भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किया है। साथ में बाबा बद्रीनाथ जी का जो प्रांगण है उसको भी जो है 250 करोड़ रुपए की योजना से नया काम हो रहा है। धारा 370 देश के अंदर समाप्त हुई है। इसी प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अनेकों कार्य ऐसे हुए हैं जिनके बारे में हम केवल सपना सोचते थे, आज वो साकार हो गए। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार जब से केंद्र में बनी है, 2014 से जितने भी योजनाएं बनी हैं गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, सारी योजनाएं मतलब मैं गिनूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। और यही कारण है कि आज 4 प्रदेशों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए हमने आज सुबह से एक कार्यक्रम यहां पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिलने पर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायक जुबिन नौटियाल को मिला यह सम्मान राज्य का भी सम्मान है, इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। गायक जुबिन नौटियाल के आवास पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही अधिकारियों से भी नैनीताल के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहन पार्किंग निर्माण के लिए जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं उनका अच्छी तरह से सर्वे करते हुए मास्टर प्लान के तहत डीपीआर तैयार करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच में शामिल हुए, जिसके विरोध में देहरादून में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें कुछ है ही नहीं, पेपर प्रस्तुत कर दिए। जब नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को हम दे रहे 25 लाख रुपए अभी बीजेपी ने अपने एक अखबार को दिए हैं जो प्रॉफिटेबल है। हमारा नेशनल हेराल्ड जिस संस्था से चलता है वो नॉन प्रॉफिटेबल है। जिसको लोन दिया गया यंग इंडिया को वो नॉन प्रॉफिटेबल है। इसमें ना तो शेयर्स बेचे जा सकते हैं, ना खरीदे जा सकते हैं, ना शेयर्स बेच के फायदा उठाया जा सकता है। तो कहाँ गड़बड़ हुई है? तो अगर गलत हमारे संग होगा, हमारे नेताओं को गलत ढंग से फंसा जाएगा तो संघर्ष ही तो करेंगे। ईडी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर देश में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से की खास बातचीत। कांग्रेस के द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि ईडी के द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसी के अवसर पर हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। आइए जानते हैं इनसे क्या चल रहा है, कांग्रेस में किस तरीके की बातें चल रही है। सर, सबसे पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सर आज ईडी के द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सर, आप लोगों का विरोध प्रदर्शन क्या है, क्यों आप लोग कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन आप लोगों का क्या है, किस लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देश के हर एक राज्यों में? देखिए,
जिस तरह का देश का वातावरण बनाया जा रहा है, डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिक ताकतें सिर उठा रही हैं और हमेशा राहुल गांधी जी ने उस आवाज़ के प्रतीक बने हैं। उन्होंने झंडे को हमेशा उठाया है। जहाँ का जुल्म जातियाँ हुई है, राहुल गांधी आगे आए हैं और इसी डर की वजह से इन्होंने ईडी के माध्यम से सम्मन भेजा है जो बेबुनियाद आरोप हैं, जिनमें कहीं सच्चाई नहीं है, तथ्यहीन है, झूठ और फरेब से लिपटे हुए आरोप हैं। उसका हम प्रतिवाद करना चाहते हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं और हम ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश भर में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए बेताब भी है और तैयार भी है। सर, यदि पूछताछ ईडी के द्वारा किया जा रहा है तो आपको परेशानी क्या आ रही है सर? क्या ईडी के द्वारा यदि पूछताछ किया जा रहा है तो आप किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों आप पूछताछ होने में बाधक बन रहे हैं? उसमें सच्ची नहीं है, बेबुनियाद आरोप है, सच्चाई नहीं है। ईडी बेबुनियाद आरोप है, उनको घेरने की कोशिश कर रही है। ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को बेताब है। तो ये थे हमारे साथ यशपाल आर्य। इन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा जो राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है वो बेबुनियाद है। कैमरा पर्सन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सीएम धामी को सदस्यता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत हासिल की और विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से शुरू हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण किया है और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से यशराज आनंद। यशराज, क्या कुछ अपडेट है? अब विधायक बन चुके हैं, विधानसभा की सदस्यता ले चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री तो पहले से ही थे। फिलहाल क्या कल बजट सत्र है? चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा सदस्य के रूप में अपनी शपथ ग्रहण की। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विधानसभा के प्रकाश पंत भवन के सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदस्य के रूप में आज शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई। उत्तराखंड गठन के बाद से चंपावत में हर चुनाव में जनता ने अपना विधायक बदला है, लेकिन 2017 में यहां से जीतने वाले बीजेपी के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने 2022 में इस मिथक को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सीएम पद के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने चंपावत से चुनाव लड़ाया गया, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को हराया। मैं आपको साथ ही साथ बताना चाह रहा हूं कि भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 58,258 वोट प्राप्त किए थे, जबकि निर्मला गहतोड़ी ने 3,233 वोट प्राप्त किया था। जी आशीष। जी बिल्कुल यशराज, यहां पर विधानसभा का बजट सत्र कल शुरू होगा, तो क्या उम्मीद की जाए कि अब चंपावत को इस बजट में सौगात मिलने वाली है? बिल्कुल, जैसा कि चंपावत का रिकॉर्ड ही है कि हर बार वो अपने विधायक को बदलते हैं। इस बार उन्होंने विधायक की तर्ज पर मुख्यमंत्री को ही पाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को पाने के बाद चंपावत के लोग काफी खुश है। उनका यह सपना है, उनका यह सोच भी है कि मुख्यमंत्री चंपावत में बहुत कुछ करने के बारे में बहुत सुधार लाएंगे। चंपावत का विकास में उनका सीधा रुख होगा,
क्योंकि जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाई है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ध्यान जरूर चंपावत की ओर जाएगा, क्योंकि वो खटीमा से चुनाव हार गए थे। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि खटीमा को भी वो नई सौगात देंगे, लेकिन चंपावत पर उनकी विशेष। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यशराज आनंद, हमारे संवाददाता देहरादून से, जिन्होंने बताया कि खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे पुष्कर सिंह धामी और अब चंपावत से उपचुनाव जीतकर चंपावत की जनता को जरूर बजट में सौगात देने वाले हैं। बुलेटिन में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से देहरादून में शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। विधानसभा सत्र के गैरक्षण में न होने पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यह जुमलेबाजी की सरकार है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरक्षण घोषित होने के बावजूद भी सदन आहूत देहरादून में किया जा रहा है। नहीं, देखिए अवश्य, देखिए गैरसैंण में सत्र ना होना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, ये बात सच है। इस वजह से वहाँ पे नहीं सत्र कराया गया, क्योंकि पोल खोल हो जाती सरकार की व्यवस्थाओं की, तो इसलिए उपचुनाव में वो व्यस्त रहे। अब 4 धाम का उल्लेख दे रहे हैं। असली बात यह है कि कार्यशैली, कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जो कि सरकार में कहीं भी दूर दराज नहीं दिख रही है। तो इस वजह से गैरसैंण में सत्र नहीं हुआ, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज विधायक दल की बैठक है, शाम को 6 बजे संगठित होकर कांग्रेस एक सुर में, एक स्वर में, एक रीति नीति के साथ अपनी रणनीति तैयार करके उसमें आगे बढ़ेगी। सड़क से सदन तक कांग्रेस हर ज्वलंत मुद्दे पे लड़ने को और सरकार को आईना दिखाने को तैयार। उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलाधिकारी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उत्तराखंड दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तर का कोटा समाप्त किए जाने का विरोध किया है। जहां यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि दल का यह बिल्कुल साफ मानना है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तरीय कोटा खत्म होने से पहाड़ के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ये चाहती है कि पहाड़ और पहाड़वासियों पर निरंतर हमला होते रहे, पहाड़ को कमजोर करते रहे, पहाड़ को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, ताकि पहाड़ के लोग वहाँ से भाग खड़े हों और वो पलायन करें और उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। पुलिस भर्ती में पहले ही ऐसी व्यवस्था थी कि हर जिले को कोटा मिलता था और उस जिले के जो बेरोजगार थे उनको भर्ती होने का अवसर मिलता था। वो अवसर भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, बोले जिला कोटा होगा नहीं, और बाहर से पूरे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कहीं से भी पुलिस पे भर्ती का एक रास्ता खोल दिया है। उत्तराखंड सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के समय से अभी तक चला आ रहा था पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जिलेवार कोटा, वो इस बार सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इससे जो पहाड़ के अभ्यर्थी उनको इसमें मौके नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में कोचिंग जैसे इंस्टीट्यूट की बहुत और अन्य संसाधनों की बेहद कमी रहती है, जिसके कारण जो पहाड़ के युवा हैं जो कि हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, मेरिट में लाते हैं, टॉप करते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान हल्द्वानी में जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके राजनीतिक कौशल को भी याद किया गया। उत्तराखंड के विकास और सामाजिक कौशल की धनी रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के व्यवहार और राजनीतिक कुशलता की चर्चा पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य में विकास की देवी के नाम से मशहूर इंदिरा जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थे और कई मामलों को सुलझाने का काम भी करती थी। और उनके जाने के बाद उस तरह का नेतृत्व
अभी तक कांग्रेस में उभर करके नहीं आ पाया। स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका जो योगदान है समाज के लिए, और एक अच्छी राजनेता थी और एक लंबा अनुभव, उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद की सदस्य रही एक लंबे समय तक। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की विधायक रही, वरिष्ठ विधायक थी। कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्होंने उत्तराखंड सरकार में रहते हुए उनका निर्वहन किया। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। मैं सर्वप्रथम उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंदिरा जी, मैंने पहले भी कहा, वो एक इंस्टीट्यूशन थी। संसदीय कार्य और विधायी कार्यों की मर्मज्ञ ज्ञाता थी वो, और जो विकास की उनकी सोच थी, आज उनका हमारे बीच नहीं होना निश्चित तौर पर संपूर्ण प्रदेश के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी और उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसकी पूर्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है। समर्पित व्यक्तित्व की, जिसने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया, और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। और आज एक साल बीत गया, समय बलवान है, समय सीमा की जल्दी, अभी ऐसा लग रहा है कि अल्पी समय हुआ है, लेकिन एक साल बीत गया है तो थोड़ा अविश्वसनीय है। परिवार के लिए कष्टदायक है, उनके समर्थकों के लिए, चाहने वालों के लिए। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां बंगाली समाज के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय पुलिन बाबू की 22वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर भावपूर्ण नमन किया। इस अवसर पर विद्यासागर विद्या मंदिर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाली समाज के हित के लिए उनके संघर्ष को याद कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए शिक्षा आंदोलन होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन, समाज बिखर जाने से कुछ नहीं होता। समाज को पहले क्यों कर पाए वो? हमारे लोग अशिक्षित थे, समाज एकजुट था, पूरा समाज एकजुट था, गांव-गांव के लोग एकजुट थे। ये लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, साथ लड़ते थे, अशिक्षित थे लेकिन अपनी बात दमदार ढंग से कहने वाले थे। आज समाज बिखर गया है, परिवार बिखर गया है, कोई किसी के साथ बैठता नहीं है। पुलिन बाबू का जो योगदान है इस समाज के प्रति और पूरे क्षेत्र के प्रति, तो इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अगर बंगाली समाज उनको बंगाली गांधी कह के बोलते हैं तो एकदम सही है। असल में उनका जो सपना था और जिस सपने को छोड़ करके गए थे, तो सपना भी पूरा। चीज़ें ऐसी हैं जो 1954 के आंदोलन में जो पॉइंट था, जैसे अनुसूचित जाति वाला मांग, आज भी पूरा नहीं हो पाया और उसके लिए गवर्नमेंट की सदिच्छा नहीं रही। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, किसी भी दल की रही हो, उनकी सदिच्छा नहीं रही है। इस वजह से आज तक भी वो पूरा नहीं हो पाया। हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोरों ने खंडजा कुतुबपुर गांव में घर में घुस बक्से का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। तेजपाल के घर खड़ंजा में दीवार फांद के घर में कूद कर उसके लोहे का बक्सा था एक, उसका ताला तोड़ करके उसमें चोरी कर दी, जिसके संबंध में 11 तारीख को इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आज हम जो है तलाश माल मुलजिम के मैं रवाना हुआ थाने से, तो रास्ते में मुझे चेतक कर्मण मिले। ये मुखबिर की सूचना पर हमने इनको निदान हॉस्पिटल से पहले एक धर्मकांडा पड़ता है, वहाँ पे ये हमने पकड़े हैं। इनके दोनों के नाम पते पूछे तो इनका एक बिल्लू और जुल्फकार और दूसरे का नाम शहजाद उर्फ सड़िया, ये दोनों खड़ंजा के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि हम उस दिन 3 आदमी उसके घर में घुसे थे रात को, जिसमें से एक को आपने परसों यानी 10 तारीख को जेल भेज दिया। एक लड़का वो भी इनके साथ था। तीनों ने इन्होंने वो घटना घटित की थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।